अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये हमारे पास मिड टर्म रिवीजन की सीरीज़ ऑफ वीडियोस है। इन वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि हम क्विकली जो हमारे पास तमाम हमारे पास वीक 1 से लेकर वीक 8 तक की हमारे पास वीडियो हैं या कंटेंट्स हैं, हम उन्हें एक रिवीजन दे दें ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो उन चीज़ों को समझना। ठीक हो गया? तो अगेन जैसे हमारे पास प्रोसीजर होगा हम वैसे ही स्मॉलर क्लिप्स बनाएंगे जिनको आपको देखना भी आसान होगा। तो हम क्विकली स्टार्ट करते हैं। हमारा ये हम वीक 1 की बात कर रहे हैं। वीक 1 में हमने देखा था कि वाई वी वांट टू स्टडी कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वो हमें पता है। बहुत सारी जगहों पर हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर को देखा। हमें डिज़ाइनिंग का पता होना चाहिए, हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है, और हम डिज़ाइनिंग को जानते होंगे, हार्डवेयर कैसे काम करता है, तो हमें ये भी अंदाज़ा होगा कि किस किस्म का सॉफ्टवेयर हम राइट करें ताकि हमारे वो सिस्टम्स पे एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करें। सो वन ऑफ द मेन रीज़न हम करते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो डिजिटल हमारे पास सर्किट है, दैट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स। तो हमने देखा कि हमारे पास डिजिटल सर्किट होता है क्या है। डिजिटल सर्किट बेसिकली आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट से बनता है। फिर हमारे पास डिजिटल सर्किट दो टाइप्स के होते हैं, एक को हम कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। ठीक हो गया? कॉम्बिनेशनल एंड हमारे पास सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारे पास कौन सा सर्किट होता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारे पास एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा पास जो आउटपुट होता है वो उसके इनपुट पे डिपेंडेंट होता है टोटली। ठीक है, जैसे ये आपके पास इनपुट्स हैं, तो जो हम इनपुट देंगे वैसे ही हमारे पास आउटपुट आएगा। ठीक है, सो इर्रिस्पेक्टिव के हमारे पास क्या है, हमारे पास जैसा इनपुट देंगे वैसे ही आउटपुट आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर क्या कहें, हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल लें हम एडर की, तो उसमें अगर मैं 1 और 1 इनपुट करूँगा तो हमेशा आंसर 1 0 ही आएगा या 0 1 आएगा। तो बाइनरी की हम बात कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो इस तरह हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास जैसा इनपुट दें वैसे सीक्वेंशियल सर्किट जो होता है इसके थोड़ा डिफरेंटली काम करता है। सीक्वेंशियल सर्किट में ये होता है कि आपका जो इनपुट होता है उसके साथ आपका प्रीवियस आउटपुट भी कंबाइन होता है। यानी अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो मेरा आउटपुट ना सिर्फ मेरे इनपुट पे डिपेंडेंट होगा बल्कि मेरे प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंडेंट होगा। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब थोड़ी सी एग्जांपल में हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जर्नल लाइफ में आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ हमारे पास सर्किट्स होते हैं। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी कहा था कि आपके पास जो टीवी का वॉल्यूम होता है, आप अगर उसे अप करेंगे तो वो एक ख़ास लेवल से बढ़ेगा। यानी अगर हम हमारा टीवी का वॉल्यूम 20 पर है, आप उसे वॉल्यूम अप करेंगे तो वो 21 से स्टार्ट होगा। यानी उसने प्रीवियस आउटपुट को याद रखा और उससे ऊपर किया। सिमिलरली अगर आप उसे वॉल्यूम डाउन करेंगे तो वो 20 से नीचे जाएगा। अगेन प्रीवियस आउटपुट को याद रखा है। तो समथिंग लाइक दिस, इस तरह की जो सर्किट्स होते हैं दे आर सीक्वेंशियल सर्किट्स। और आपने ये चीज़ें आपने देखी थी अपनी स्टेट मशीन्स में भी हमने देखा था। अच्छा, अगर हम एक कॉम्बिनेशनल सर्किट की डिज़ाइनिंग की बात करें तो उसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या। फिर हमने उसके इनपुट और आउटपुट्स वेरिएबल आइडेंटिफाई करने, फिर हमने उन इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स को सिंबल्स साइन करने ताकि हमारे लिए आसानी हो जब हम उससे प्रोसेस करें। ट्रुथ टेबल आपके पास क्या होता है? ट्रुथ टेबल बेसिकली आपको ये बताता है कि आपके पास क्या है, कि एक सर्किट के क्या इनपुट्स होंगे और उन इनपुट्स पे तमाम टोटल आउटपुट्स क्या होंगे वो आपको बताता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद आपने उन ट्रुथ टेबल से बूलियन एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करना है और फिर आपने उसका लॉजिक डायग्राम करना है। तो हम क्विकली एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाएं। हम एक फुल एडर की एग्जांपल देते हैं। हमारे पास जो फुल एडर है बेसिकली उसके 3 इनपुट्स हैं। ये फुल एडर कहलाता भी इसलिए क्योंकि हम इसमें प्रीवियस आउटपुट को प्रीवियस कैरी को हम कंसिडर करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, प्रीवियस कैरी को भी कंसिडर करते हैं। इमेजिन करें हमारे पास दो इनपुट्स हैं, एक है एक्स और दूसरा है हमारे पास वाई। ये जो हमारे पास x और y है बेसिकली ये हमारे पास इनपुट्स हो गए और z हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं कि प्रीवियस कैरी आ जाए। ठीक हो गया? अब यहाँ पर आप देखें, इसे हम फुल एडर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इस कंडीशन को भी, जो एक वर्स्ट कंडीशन होती है, इस कंडीशन को भी क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। जो हमारे पास हाफ एडर होता है वो नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें हमने प्रॉब्लम को समझा कि ये इस कंडीशन को सॉल्व कर सकता है। फिर हमने इसके वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए। यानी हमने क्या देखा कि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। यानी एक तो हमारे पास x और y हो गया, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, प्रीवियस कैरी भी आ गया।
तो 3 इनपुट्स हो गए और 2 इसमें आउटपुट हो गए। जैसे हमारे पास एक हो गया कैरी और दूसरा हो गया हमारे पास सम, तो हमारे पास ये भी आ गया। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम आगे जाके देखते हैं कि हमने इनको उन इनपुट्स को हमने वेरिएबल्स के नाम दे दिए, एक्स वाई जी इनपुट्स हो गए और कैरी और सम हमारे पास आउटपुट हो गया। ठीक है, अब हमने इनका ट्रुथ टेबल बनाया, ये आपके पास ट्रुथ टेबल है। इसमें हमने तमाम कंडीशंस देख ली। जो सबसे इंटरेस्टिंग कंडीशन जिसका मैंने जिक्र भी किया है वो ये कंडीशन है। इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें आपके पास एक्स वाई और प्रीवियस कैरी भी आपके पास 1 आ गया, तो इसमें हमारे पास कैरी की वैल्यू 1 होगी और आपके पास सम की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब जब हमारा ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो गया तो फिर हमने देखा कि हमने इनसे क्या बनाना है, हमने इनका बुलियन एक्सप्रेशंस बनाने हैं। बुलियन एक्सप्रेशन बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने सम और कैरी के कॉलम्स को देखना है। सम और कैरी के कॉलम्स में अगर आप देखेंगे तो हम सबसे पहले अगर कैरी की बुलियन एक्सप्रेशन बना रहे हैं तो हम कैरी का कॉलम देखेंगे। इसमें आप देखें कि इसमें आपके पास कितने मिन टर्म्स हैं, यानी वंस की हम बात करें तो इसमें हमारे पास ये हैं 4 मिन टर्म्स आ गए। ठीक है, तो हमारे पास 4 बुलियन मिन टर्म्स आएंगे कैरी के एक्सप्रेशन में। जैसे आपके पास ये आ गए 1 2 3 4, और इनकी आप वैल्यूज़ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर x की वैल्यू 0 है तो x का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, y की वैल्यू 1 है तो y एज इट इज़ रहेगा और z की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। सिमिलरली आप इसको देखें, x y कॉम्प्लीमेंट z, x y z कॉम्प्लीमेंट x y z, आप देखें तो यही चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हैं। ठीक हो गया? ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास ये कैरी की इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अगर मैंने सम की इक्वेशन निकालनी है तो मैं सम का कॉलम सबसे पहले देखूँगा। सम का कॉलम जब मैं देख लूँगा तो उसमें मैंने क्या करना है, उसमें मैंने मिन टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। ये आपने मिन टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पर भी 4 मिन टर्म्स हैं, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जी। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई एंड जी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जी। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन आपके पास जिसकी हम बात कर रहे थे, हमने बड़ी आसानी से यहाँ पर बना दी। ठीक हो गया? ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास अब हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशंस तो आ गई हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यहाँ पर के मैप को यूज़ कर रहे हैं। के मैप में हमने देखा कि हमने यहाँ पर इनको प्लॉट किया वंस को, ठीक है, और हमने देखा कि यहाँ पर सम के केस में हमारे पास कोई नहीं बन रहा, ठीक है, हमारे पास ग्रुप नहीं बन रहा। लेकिन हम जब कैरी को मैप करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 3 ग्रुप्स बनते हैं। एक ये ग्रुप बनता है, दूसरा ग्रुप आपका ये बनता है, और तीसरा ग्रुप आपके पास ये बनता है। और ऑन द बेसिस ऑफ दीज ग्रुप्स हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफिकेशन का तरीका अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने उस वीडियो में किया भी है, डिस्कस भी किया है। अच्छा, यहाँ पर आपने फिर जो हमारे पास सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशंस आ गए उनका हमने फिर क्या कर दिया, फर्दर एक ट्रुथ टेबल, सॉरी, हमने उसका लॉजिकल डायग्राम बना दिया। जितने हमारे पास मिन टर्म्स थे, यानी हमारे पास ये थे, उनके हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थी तो हमने एंड गेट लगा दिया, और फिर हमने तमाम ये ऐड हो रहे थे तो हमने उनका एक और गेट लगा दिया। ठीक हो गया? सिमिलरली इनके साथ भी हमने यही किया। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आ गए हैं वीक 2 में। ठीक है, यहाँ पर हम सीक्वेंशियल सर्किट को ज़रा डिस्कस करेंगे। सीक्वेंशियल सर्किट वही है जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आपका जो आउटपुट होता है ना सिर्फ आपके इनपुट पे डिपेंड होता है बल्कि प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब फ्लिप फ्लॉप्स हमने जनरली देख लिए थे कि एक बिट की स्टोरेज के लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं। सबसे सिंपलेस्ट इसमें डी फ्लिप फ्लॉप है, जो इनपुट देंगे वही आउटपुट आएगा। सिमिलरली अगर हम सीक्वेंशियल सर्किट की डिज़ाइनिंग की भी बात करें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास वही डिज़ाइन प्रोसीजर है, लेकिन थोड़ी सी इसमें हमारे पास टेक्निक्स थोड़ी सी डिफरेंट हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम स्टेट डायग्राम देखेंगे, फिर हम उसका स्टेट टेबल बनाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, हम उन बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर हम सिलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप करेंगे, और फिर हम लॉजिकल डायग्राम करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम एक केस स्टडी ले लेते हैं, जैसे हमने ये क्लास में भी की थी, हमारे पास जो प्रीवियस सेशन था उसमें भी की है, और हमने इसकी एक वीडियो भी देखी है, हमारा QA सेशन में भी ये हमारे पास हुआ था कि हम पहले हम बॉटल को फिल करेंगे, कैप करेंगे, लेबल करेंगे, पैक करेंगे। लेकिन अगर इस सारे प्रोसीजर में कहीं पर भी कोई गलती होती है, फिलिंग सही नहीं होती तो हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, कैपिंग सही नहीं होती हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, लेबलिंग नहीं, तो समथिंग लाइक ये आपको सारा पता है। हमने अपनी आसानी के लिए क्या कर दिया, हमने जो स्टेट्स हैं उनको हमने क्या कर दिया,
बाइनरी आइडेंटिफिकेशंस दे दी ताकि हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए आसानी हो। 4 स्टेट्स थी तो हमने 2 बिट्स को इस्तेमाल कर लिया। ठीक हो गया। स्टेट टेबल है कि अगर मैं फिलिंग कर रहा हूँ और वो ठीक है तो हम नेक्स्ट स्टेट में चले जाएंगे। ये एरो जो है बेसिकली ये हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, ये हमारे पास इस्तेमाल होता है फॉर द ट्रांजिशन, कि हमारे पास एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, और इसी वजह से इसे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भी कहते हैं। इस एरो के ऊपर जो पहली वैल्यू होती है हम उसे इनपुट कंसिडर करते हैं, और दूसरी जो वैल्यू होती है, हम इस ज़ीरो की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, आउटपुट है। ठीक हो गया। तो हमारे पास अगर मेरा इनपुट सही है तो मैं नेक्स्ट स्टेट पर चला जाऊँगा, और हमने ये अस्यूम किया हुआ है कि मेरे चारों इनपुट्स मेरी चारों स्टेट्स अगर सही काम करती हैं तब फाइनली मेरा आउटपुट जो है तब वो क्या होगा, वो आपका क्या होगा, 1 होगा। वैसे इसके अलावा वो 1 नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करने लगे, हम ये देखने लगे कि अगर मेरी फिलिंग सही है तो मैं पहली से सेकंड स्टेट पे चला गया। अगर मेरा इस स्टेट पे इनपुट सही आता है तो मैं यहाँ पर कैच पे चला गया, लेबलिंग होगी तो मैं यहाँ पर कैपिंग पे चला गया, लेबलिंग कैपिंग होगी तो मैं लेबलिंग पे चला गया, लेबलिंग सही हुई तो मैं पैकिंग पे चला गया। ठीक है। और अगर मेरी पैकिंग भी सही हो गई तो मेरा ये सक्सेसफुल होगी। ठीक है। लेकिन अगर किसी स्टेट पे भी मैं फ़ेल होता हूँ या मेरा इनपुट ज़ीरो आता है, जैसे हमने ये देखा, तो हम क्या चले जाएंगे, हम वापस क्या चले जाएंगे, उसी स्टेट पे चले जाएंगे। सिमिलरली मेरा ये स्टेट सही हुआ, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मेरा कोई काम प्रोसीजर फ़ेल हुआ तो मैं वापस इधर आ गया, एंड सिमिलरली हमारे पास ये सारा प्रोसीजर होगा। अच्छा, हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास स्टेट टेबल जो होता है बेसिकली, ये इसकी टेबुलर फॉर्म होती है स्टेट ट्रांजिशन टेबल की। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास क्या हुआ है, ये वही स्टेट्स हैं, अगर आप देखें ये वही स्टेट्स हैं। ठीक है। ये मेरी पहली स्टेट है, ये मेरी सॉरी ये मेरी दूसरी स्टेट है, ये मेरी तीसरी स्टेट है, ये मेरी चौथी स्टेट है। ठीक है। ये आपको समझ आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इन स्टेट का विद रिस्पेक्ट टू इनपुट क्या वैल असर है, कि अगर हम 0 0 स्टेट पर हैं और मैं 0 स्टेट पर आता हूँ तो मैं इस स्टेट पर आ जाता हूँ, 0 0 स्टेट पे सही होती है तो मैं 0 1 पर आ गया, जैसे आपने यहाँ पर देखा। और इसी तरह हमने ये सारा स्टेट टेबल बना दिया, और हमने लास्ट स्टेट को देखा कि अगर मैं इस स्टेट पर हूँ और ये मेरा इनपुट 1 आया है, यानी मेरा प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ, तो मैं इस स्टेट पर आ गया और मेरा आउटपुट भी क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक हो गया। तो ये हमने उसी स्टेट डायग्राम को यहाँ पर क्या कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पर देखा, हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि मैं यहाँ पर अगर होऊंगा तो मैं नेक्स्ट स्टेट पे जब जाऊँगा तो उसे हम +1 से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ये देख लिया और उसकी बेस पर हमने बुलियन एक्सप्रेशन निकाल दी। इन बुलियन एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करने का वैसे ही तरीका है जैसे हमने पहले देखा था कि हम उसका कॉलम सेलेक्ट करेंगे और उसके मिन टर्म्स को देखेंगे। सिमिलरली इसका भी हम कॉलम्स देखेंगे और उसके मिन टर्म्स को सेलेक्ट करेंगे, और इधर भी हमने देखा यही होगा, और हमने ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने ये 3 बुलियन एक्सप्रेशन निकाल दी। हमारे पास ये बुलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई फर्दर एक ही मिन टर्म है। सिमिलरली ये हम देखेंगे, इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई करके देखा, हमने यहाँ पर ये के मैप के ज़रिए देखा, हमारे पास ए ऑफ t+1 ये हो गया। ठीक हो गया। सिमिलरली बी ऑफ t+1 हमारे पास ये हो गया सिंप्लीफिकेशन के बाद। उसके बाद हमने फ्लिप फ्लॉप को सेलेक्ट करना है। हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ पर, क्योंकि ये डीएलडी में आप लोगों ने डिस्कशन की होगी, यहाँ पर हमने आसानी के लिए क्या कर दिया, हमने ये किया कि हमने डी फ्लिप फ्लॉप को कंसिडर किया, और डी फ्लिप फ्लॉप को सेलेक्ट करने का हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम जो इनपुट देंगे वही आउटपुट पर आएगा। तो हमने यहाँ पर 2 डी फ्लिप फ्लॉप सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर हम डी फ्लिप फ्लॉप सेलेक्ट करने की हमारे पास जो रीज़न है वो ये रीज़न है कि हमारे पास प्रेजेंट स्टेट होती है वो उसे हमने सेव करना पड़ेगा ताकि हम नेक्स्ट स्टेट पर जा सकें। ठीक हो गया। और इस पे हमने काफ़ी डिस्कशन की है कि हमारे पास ये जो हम ये फीडबैक दे रहे हैं, ये बेसिकली हम प्रीवियस आउटपुट को दे रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट स्टेट को डिटरमिन कर सकें। ठीक है। इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें। तो यहाँ पर हमने सीक्वेंशियल सर्किट की भी डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली। अच्छा, हम अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जाना चाहते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं। तो हम जो अपनी कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसका मेन टॉपिक हम क्या करेंगे, जल्द ही स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।